हेलो स्टूडेंट। कैसे हो? जैसे भी हो, पढ़ना तो पड़ेगा ही। ओके। आज हम देखेंगे फैक्टर डिसाइडिंग SN1 रिएक्शन। पिछले लेक्चर में हमने बताया था स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन। तो उसमें हमें बताया था कि SN1 रिएक्शंस में क्या होता है, पार्शियल रेशमाइजेशन होता है। मीन्स रेशमाइजेशन विथ इन्वर्जन। इन्वर्जन भी होगा और रेशमाइजेशन भी होगा, यानी 100% रेशमाइजेशन नहीं होगा। और मैं बताया था कि 100% डिस्मेशन हो भी सकता है किस कंडीशन में, जब हमारा जो कार्बोकेटाइन हो वो मोर स्टेबल हो, या हमारा सॉल्वेंट जो है वो हाईली पोलर हो। तो उसको हमने डिटेल डिस्कशन किया था। ठीक, नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक है वो है फैक्टर डिसाइडिंग SN1 रिएक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके थ्रू आप डिसाइड कर सकते हो कि ये रिएक्शन जो दिया गया है वो SN1 है कि नहीं है। यानी कि ये जो रिएक्शन है, जो तुमको क्वेश्चन के फॉर्म में दिया गया है, वो SN1 के थ्रू जाएगा या SN2 के थ्रू जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि आपको यहाँ पे डिसाइड करना है कि ये SN1 है कि SN2 है। ओके। तो जो फर्स्ट फैक्टर है, जो इंपॉर्टेंट फैक्टर, वो है हमारा, फर्स्ट जो फैक्टर है वो है सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। ठीक, सबस्ट्रेट और रिएक्टेंट। यानी कि सबस्ट्रेट जो है वो किस तरह का है, वो कौन सा सबस्ट्रेट होगा जो SN1 को फेवर करेगा, वो कौन सा सबस्ट्रेट होगा जो SN2 को फेवर करेगा। तो अगर हम सबस्ट्रेट की बात करें, तो वह सबस्ट्रेट जो स्टेबल कार्बोकेटाइन जनरेट करते हो, यानी कि आफ्टर ब्रेकिंग कार्बन हेलोजन बॉन्ड हो या कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड हो, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन। तो आफ्टर ब्रेकिंग जो कार्बोकेटाइन बन रहा है, अगर वो स्टेबल बनेगा तो वहां पे क्या होगा, SN1 रिएक्शन होगा। यानी कि वह सबस्ट्रेट जिसमें क्या है, एबिलिटी है फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कार्बोकेटाइन की, तो वहां पे SN1 फेवर करेगा। तो आप लिख सकते हो सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट which generate stable carbocation, stable carbocation, substrates which generate stable carbocation after heterolytic cleavage, after heterolytic cleavage favor SN1 reaction। मीन्स वह सबस्टेट जो हेट्रोलिटिक क्लीवेज के बाद स्टेबल कार्बोकेटाइन को जनरेट करता है, वो क्या होगा, SN1 को फेवर करेगा। ओके। इसमें अगर हम फर्स्ट सबस्टेट की बात करें, तो अगर हम इसमें फर्स्ट ए की बात करें, तो एल्किल हैलाइड्स। अगर हम बात करें एल्किल हैलाइड्स की, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड्स मतलब कार्बन हेलोजन का बॉन्ड। यानी कि अगर हम बात करें, ये हमारा RX एक सबस्ट्रेट है, दूसरा जो है एक ये सबस्ट्रेट है, और तीसरा जो है एक ये सबस्ट्रेट है। ये तीन सबस्ट्रेट है, क्या है, एल्किल हैलाइड्स। अब हमको डिसाइड करना है कि कौन सा जो होगा SN1 को फेवर करेगा और कौन सा होगा जो SN2 को फेवर करेगा। तो कैसे डिसाइड करोगे, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। तो फर्स्ट स्टेप में स्लो स्टेप होता है, यानी कि ये R प्लस बनाएगा, ये जो है ब्रेक डाउन करके ये बनाएगा, और ये जो सबस्टेट होगा वो ब्रेक डाउन करके
ये बनाया। यानी कि ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये बनाया, ये क्या 1 डिग्री मेथाइल कार्बोकेटाइन, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये है। तो ये 3 सबस्ट्रेट है। अब 3 सबस्ट्रेट का सबसे पहले क्या होता है, कार्बोकेटाइन बनता है फर्स्ट स्टेप में। तो ये 3 कार्बोकेटाइन्स बन गए। अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, यानी कि ये है हमारा 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। ओके, उसी तरह ये क्या हो जाएगा, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, और ये है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। जब मैंने रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 1 डिटेल स्टडी किया था तो उसमें कार्बोकेटाइन के बारे में डिटेल स्टडी किया था। तो ये देखो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन मीन्स ये कार्बन में जो पॉजिटिव चार्ज आया है उससे एक कार्बन जुड़ा है, इसलिए इसको 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। यहाँ पे ये जो कार्बोकेटाइन बना है, प्लस चार्ज जनरेट हुआ है, इस पे 2 R ग्रुप जुड़ा है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, और ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो क्वेश्चन होता है कि कौन सा ऐसा कार्बोकेटाइन है जो हमारा SN1 को फेवर करेगा। तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जो होता है वो SN1 को फेवर करता है। ठीक, तो जो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन होगा, यानी अगर हम बात करें तो ये SN1 को फेवर करेगा। SN1 सबसे ज्यादा अगर बात करें रिएक्टिविटी का तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टेबल कार्बोकेटाइन बन जनरेट हो रहा है। और ये मैं बताया था कि स्टेबल कार्बोकेटाइन जब बनेगा तो क्विकली बनेगा, फास्ट बनेगा, यानी रिएक्शन क्या होगा, SN1 के थ्रू जाएगा। यहाँ 2 डिग्री है तो यहाँ पे SN1 भी हो सकता है और SN2 भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। यहाँ 1 डिग्री है तो यहाँ पे हमेशा क्या होगा, SN2 रिएक्शन होगा। यानी कि ये जो हमारा, अगर हम SN1 की बात करें तो रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा, SN1 के केस में 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। ये जो हमारा होगा वो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन यानी कि 3 डिग्री अगर एल्किल हैलाइड्स है तो आपको आंख बंद करके, अगर रिएक्शन में वाटर दिया हो, मेथेनॉल दिया हो, इथेनॉल दिया हो, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दिया है, यानी कि वो हर केस में रिएक्शन जो होगा वो क्या होगा, SN1 के थ्रू मूव करेगा। तो 3 डिग्री अगर सबस्ट्रेट है तो SN1 के थ्रू मूव करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर यहाँ मेथाइल ग्रुप हम इंक्लूड करते हैं तो यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन होगा, और ये 9 अल्फा हाइड्रोजन के कारण हाईली स्टेबलाइज होगा, किससे, हाइपर कंजुगेशन से। यानी कि 9 अल्फा हाइड्रोजन होने के कारण ये हाईली स्टेबलाइज होगा। यहाँ पे क्या है, 6 अल्फा हाइड्रोजन होगा, उससे कम स्टेबलाइज होगा। यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन होगा, उससे भी कम होगा। यानी कि 3 डिग्री अगर एल्किल हैलाइड्स दिखा तो समझ जाओ कि वहां पे SN1 ही होगा, SN2 की बात नहीं करेंगे। अब ऐसा होता क्यों है, अगर हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से देखें, अगर इसकी एक्टिवेशन एनर्जी की टर्म में देखें तो होता क्या है कि अगर हमारा 3 डिग्री सबस्ट्रेट है तो उस केस में हमारा एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, बहुत ही लो होगा। क्यों, क्योंकि 3 डिग्री सबस्ट्रेट होने के कारण ये जो बन रहा है ट्रांजिशन स्टेट, यानी कि सबसे पहले क्या होगा, ये पोलर सॉल्वेंट में ऐड किया, ये ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। ट्रांजिशन स्टेट बनेगा तो वहां पे पोलर सॉल्वेंट, यहाँ पे जो डाइपोल जनरेट होगा वो ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ 3 मेथाइल ग्रुप है और हेलोजन है, यहाँ पे 2 मेथाइल ग्रुप है, यहाँ 1 मेथाइल ग्रुप है। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन यहाँ ज्यादा होगा, किससे, वाटर से या सॉल्वेंट से, जो भी सॉल्वेंट हम पोलर प्रोटिक लेंगे। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ज्यादा होगा तो क्या करेगा, ये स्टेबलाइज करेगा, किस, जो पोलर सॉल्वेंट होगा वो 3 डिग्री वाले को मोर स्टेबलाइज करेगा, और जहां भी स्टेबल होगा एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, स्लो डाउन होगी, रिएक्शन जो होगा वो फिजिबल होगा। यही रीजन है कि SN1 जो रिएक्शन होता है उसमें 3 डिग्री सबस्ट्रेट जो होता है वो फास्टर रिएक्शन शो करता है। कैसे, हम इसको ग्राफ से डिनोट कर सकते हो।
अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे अगर हम एक्टिवेशन एनर्जी के टर्म में अगर इस सबस्ट्रेट की बात करें तो देखो क्या होता है। अगर हम ये है ये है हमारा H, यानी कि इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। क्या है ये? इंथैल्पी। और ये क्या हो गया? प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। अगर हमारा 3 डिग्री एल्किल हैलाइड्स है, RX है, तब क्या हमारा एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ होगा? तो देखो यहाँ पे तो ये 3 डिग्री अगर है तो ये ट्रांजिशन स्टेट है। ये ट्रांजिशन स्टेट है 3 डिग्री का। तो यहाँ पे जो एक्टिवेशन एनर्जी है देखो, ये H ट्रांजिशन स्टेट की। इंथैल्पी या एक्टिवेशन एनर्जी कुछ भी लिख सकते हो। तो ये है हमारा 3 डिग्री का अगर केस है तब। अगर हम 2 डिग्री की बात करें, अगर हम 2 डिग्री एल्किल हैलाइड्स लेते हैं, फिर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन हो जाएगा यहाँ पे। अगर ये 2 डिग्री एल्किल हैलाइड्स है तो उस केस में जो हमारा कर्व आएगा वो थोड़ा इस टाइप से आएगा। ये H है इंथैल्पी। अब इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी होगा, ये देखो, तो ये हमारा 2 डिग्री का केस है जहाँ पे ये ट्रांजिशन स्टेट है। ये ट्रांजिशन स्टेट है और ये क्या बन जाएगा? कार्बोकेटायन। यहाँ पे ये जो बनेगा ये बना। तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट एक्टिवेशन एनर्जी, अगर इसकी एक्टिवेशन एनर्जी की बात करो, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, अगर हम 1 डिग्री की केस लेते हैं तो 1 डिग्री केस में ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो और हाई हो जाती है। यानी कि ये है कुछ इस तरह से आएगा। तो अगर यहाँ पे अगर तुम देख रहे हो तो यदि ये 1 डिग्री है तो यहाँ पे जो एक्टिवेशन एनर्जी हो रहा है, यहाँ पे जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा। ये तो तुम इस ग्राफ से देख रहे हो, ये भी क्या है? प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड्स है, ये इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है। तो यहाँ पे भी तुम तीनों कंपेयर करोगे तो डेल्टा H एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इसमें क्या है? 3 डिग्री के केस में कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है डाइपोल जनरेट हो रहा है ट्रांजिशन स्टेट का, वो हाईली स्टेबलाइज होगा पोलर सॉल्वेंट्स में एज कंपेयर टू इसके। तो इसका जो एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर है वो क्या है? कम है। तो एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर कम होने के कारण ये बहुत ही फास्ट क्या करेगा? इस बैरियर को क्रॉस कर जाएगा। यानी इसको कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए, इसलिए 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जो होगा वो स्टेबलाइज होगा। इस केस में देखो, यहाँ पे जो इस बैरियर को क्रॉस करना है, जब तक ये बैरियर क्रॉस करेगा नहीं, ट्रांजिशन स्टेट को क्रॉस करेगा नहीं, तब तक ये कार्बोकेटाइन बनेगा नहीं। तो यहाँ पे इस ट्रांजिशन स्टेट को क्रॉस करने के लिए ये हमारा सबस्ट्रेट है, मान लो R2X, यहाँ पे R3X सबस्ट्रेट था, यहाँ पे RCH2X 1 डिग्री था।
अब इसको इस फॉर्म में आना है कार्बोकेटाइन, तो इस बैरियर को क्रॉस करने पड़ेगा, यानी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो है इस केस में इसके कंपेयर में ज्यादा हो गया। तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए इसको ज्यादा एनर्जी चाहिए, यानी इसको क्रॉस करना डिफिकल्ट होगा, इसलिए ये स्लो रेट से बनेगा। जब स्लो रेट से बनेगा तो SN1 रिएक्शन फीजिबल नहीं होगा, क्योंकि SN1 रिएक्शन पासिस थ्रू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। अगर हमारा एल्किल हैलाइड्स 1 डिग्री है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन की अगर बात करो, तो यदि एल्किल हैलाइड हमारा 1 डिग्री है, तो इसमें 2 डिग्री के रिस्पेक्ट में यहाँ पे भी एक्टिवेशन एनर्जी, इसका एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो जैसे जैसे हमारा 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री जा रहे हैं, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन यानी कि जो क्रॉस करने की, कार्बोकेटाइन बनने की जो बैरियर है, वो क्या हो रहा है, वो बढ़ते जा रहा है। जब बढ़ते जा रहा है, तो जब बढ़ रहा है तो क्या होगा, रिएक्शन डिफिकल्ट होगा। और जब रिएक्शन डिफिकल्ट होगा तो यही रीजन है कि हमारा जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है वो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, क्यों, इस किसमें, SN1 के केस में। तो ये आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि अगर कहीं भी 3 डिग्री एल्किल हैलाइड्स है, SN1 का कंडीशन दिया है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दिया है, यानी कि रिएक्शन ऑलवेज पासेस थ्रू SN1 मोड। तो ये था हमारा एक्टिवेशन एनर्जी के टर्म में, और पिछला जो था वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के रिस्पेक्ट में। ठीक, ये तो था एल्किल हैलाइड्स अगर हमारा सबस्ट्रेट हो तब। नेक्स्ट देखते हैं, एल्किल हैलाइड्स हो गया। अगर सेकेंड की हम बात करें सबस्ट्रेट में ही, अगर बी हम बात करें, तो हमारा एलाइलिक, एलाइलिक ग्रुप हो, एलाइलिक सबस्ट्रेट हो, एलाइलिक पोजीशन जिसमें हो, यानी कि अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये 1 डिग्री एलाइल ग्रुप हो। दूसरा अगर है, यहाँ कोई R ग्रुप जुड़ा हो, ये क्या हो जाएगा, 2 डिग्री एलाइल ग्रुप, और ये क्या हो जाएगा, 3 डिग्री एलाइल ग्रुप। तो ये देखो 1 डिग्री एलाइल ग्रुप, 2 डिग्री एलाइल ग्रुप, 3 डिग्री एलाइल ग्रुप। तो स्टेबिलिटी में जो पढ़ाया था आपको कार्बोकेटाइन, तो बताया था कि 3 डिग्री एलाइलिक मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। तो अगर इस तरह से हमारा बन रहा है सबस्ट्रेट के थ्रू 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, उस केस में भी क्या होगा, SN1 रिएक्शन पॉसिबल है, यानी कि ये भी क्या शो करेगा, SN1 रिएक्शन। कैसे, अगर मान लो यहाँ पे CH2Cl ऐड हो, तो Cl बाहर जाएगा, यहाँ पे एलाइलिक 1 डिग्री एलाइलिक बना। अगर यहाँ पे Cl या X कोई भी ऐड हो, हेलोजन लिविंग ग्रुप ऐड हो, ये बाहर जाएगा, यहाँ प्लस चार्ज आया तो ये 2 डिग्री एलाइलिक हुआ। यहाँ पे कोई हेलोजन या लिविंग ग्रुप अटैच हो, ये जाएगा, यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, ये 3 डिग्री। यानी कि हमारा जो एलाइलिक अगर सबस्ट्रेट है वो भी क्या देगा, SN1 का रिएक्शन देगा। तो एल्किल हैलाइड्स में 3 डिग्री और एलाइलिक में तीनों, ये क्योंकि ये तीनों क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। अगर हमारा सबस्ट्रेट सी में अगर देखो बेंजाइलिक है, ठीक, बेंजाइलिक है, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, SN1 रिएक्शन होगा। कैसे, तो बेंजाइलिक का देखो, ये 1 डिग्री बेंजाइलिक, ठीक, फिर उसी तरह देखो यहाँ पे, ये हो गया हमारा 2 डिग्री बेंजाइलिक, ओके। फिर ये 3 डिग्री बेंजाइलिक, तो ये क्या था,
ये जो था वो हमारा 1 डिग्री एलाइलिक, ये 2 डिग्री एलाइलिक, और ये 3 डिग्री एलाइलिक। ये क्या है हमारा 1 डिग्री बेंजाइलिक, ये 2 डिग्री बेंजाइलिक, और ये क्या है 3 डिग्री बेंजाइलिक। तो अगर सबस्ट्रेट में इस तरह का है कि ये टूटने के बाद, हेटेरोलिटिक क्लीवेज होने के बाद 3 डिग्री बेंजाइलिक बन रहा है, 2 डिग्री बेंजाइलिक, 1 डिग्री, तो ये भी क्या देगा SN1 रिएक्शन को शो करेगा, क्योंकि ये सब क्या है स्टेबल कार्बोकेटाइन। नेक्स्ट जो है उसमें नेक्स्ट देखेंगे एरोमेटिक सिस्टम, यानी कि वह सबस्ट्रेट जो लिविंग ग्रुप डिपार्ट करने के बाद अगर एरोमेटाइज हो रहा है तो वहां पे क्या होगा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। जैसे कि ये है, अगर इससे हम लिविंग ग्रुप को डिपार्ट करें, कोई भी लिविंग ग्रुप क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जो भी तुम ले सकते हो, जो भी दिया हो, तो यहाँ पे क्या होगा ये बना हाईली एरोमेटिक साइक्लिक प्रोपोनियम केटायन। उसी तरह अगर दूसरा अगर हम सबस्ट्रेट लें, यहाँ अगर क्लोरीन ऐड हो, इस केस में देखो यहाँ पे ये क्या बना ट्रोपाइलियम कार्बोकेटाइन। ये भी क्या है हाईली स्टेबल है, यानी कि ये भी SN1 रिएक्शन को फेवर करेगा। कुछ इस टाइप से हो, तो यहाँ पे देखो ये क्या बना, यहाँ पे भी कार्बोकेटाइन बना और ये एरोमेटाइज हो गया एरोमेटिक कंपाउंड, तो ये भी क्या होगा SN1 के थ्रू जाएगा। कुछ इसी तरह और भी हैं, जैसे तो ये सब क्या है, सब जितने भी अगर इस तरह का सबस्ट्रेट दिया है, SN1 का कंडीशन दिया है, वाटर दिया है, मेथेनॉल प्रोटिक सॉल्वेंट दिया है, तो ये सब क्या होंगे रिएक्शन SN1 के मोड से प्रोसीड करेंगे। तो आपको सबस्ट्रेट देखकर आइडेंटिफाई होना चाहिए कि ये SN1 के थ्रू जाएगा कि SN2 के थ्रू जाएगा, यानी कि वह सबस्ट्रेट जिसमें मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन जनरेट होगा, तो आपका दिमाग क्लिक कर जाना चाहिए कि वहां पे SN1 ही होगा। कुछ और सबस्ट्रेट है, जैसे देखो जिसमें रिजोनेंस आ जाए, जैसे ये देखो यहाँ पे क्लोरीन ऐड हो, तो यहाँ पे जब क्लोरीन ऐड है तो इसको अगर ब्रेक डाउन करोगे तो क्या बन जाएगा, ये बना ये कार्बोकेटाइन। ये कार्बोकेटाइन इसके साथ रेजोनेंस में है और इसके साथ डांसिंग रेजोनेंस में है, यानी कि ये एरोमेटिक सिस्टम बना, एरोमेटाइजेशन भी है और प्लस डांसिंग रेजोनेंस भी है। तो ये इसके साथ डांसिंग रेजोनेंस है, डांसिंग रेजोनेंस है यहाँ पे, डांसिंग रेजोनेंस प्लस ये क्या हो गया, ये जो सिस्टम है वो सिस्टम देखो, ये वाला सिस्टम साइक्लोप्रोपोनियम अगर केटाइन इसको अगर कंसीडर कर रहे हो, तो ये क्या हो रहा है एरोमेटिक सिस्टम है।
यानी कि यहाँ पे रेजोनेंस भी है और एरोमेटिसिटी भी गेन हो रहा है, यानी कि ये हाईली स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। उस केस में क्या होगा, ये अगर डिलोकलाइज करोगे तो ये प्लस चार्ज यहाँ है, कभी यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यानी इनके साथ भी डांसिंग रेजोनेंस होगा, इसके साथ भी डांसिंग रेजोनेंस होगा, इसके साथ भी डांसिंग रेजोनेंस होगा। यानी कि इस मॉलिक्यूल्स में क्या है, एरोमेटिसिटी भी गेन हो रहा है और रेजोनेंस भी आ रहा है। यानी कि ये सबसे बेस्ट सबस्ट्रेट होगा किसके लिए, SN1 के लिए। यानी कि ये जो है, ये सबस्ट्रेट यूनिवर्स का सबसे बेस्ट सबस्ट्रेट होगा किसके लिए, SN1 रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए। उसी तरह अगर हम बात करें, अगर इसकी बात करें, सेकेंड इसी का ये है, यहाँ से कोई लिविंग ग्रुप अटैच है, तो यहाँ पे अगर इसको ब्रेक डाउन करोगे तो हमारा जो कार्बोकेटाइन बनेगा कुछ इस टाइप से बनेगा। ये साइक्लिक प्रोपोनियम मेथाइल कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पे क्या है, ये इसके साथ डांसिंग रेजोनेंस है, इसके साथ ये इस रिंग के साथ क्या कर रहा है, डांसिंग रेजोनेंस। तो ये भी क्या है, ये डांसिंग रेजोनेंस के कारण ये भी स्टेबल है। ठीक, तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसीलिए ये भी क्या देगा, SN1 रिएक्शन को फॉलो करेगा। तो ये था सबस्ट्रेट, कौन कौन से ऐसे सबस्ट्रेट हैं जो SN1 को फॉलो करेंगे। अब कुछ ऐसे सबस्ट्रेट है जो नहीं करेंगे, जैसे वह सबस्ट्रेट जहां पे हमारा कार्बोकेटाइन क्या है, अनस्टेबल बने। जैसे कि अगर हम मान लो RCH2X है, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, ये भी नहीं शो करेगा। यदि हमारा एंटी एरोमेटिक सिस्टम गेन कर ले रहा है बनने के बाद, अगर ये है, यहाँ पे X लगा है, ये ब्रेक डाउन हुआ, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट हमारा जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो यहाँ पे क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक्स हो गया। ये क्या हुआ, एंटी एरोमेटिक, ये भी शो नहीं करेगा। अगर हमारा कोई सिस्टम है जो हाईली स्ट्रेन वाला है, जैसे कि ये है, यहाँ पे कोई लिविंग ग्रुप अटैच है, अगर इसका कार्बोकेटाइन जनरेट किए तो ये क्या, देखो ये बन रहा है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा। तो अकॉर्डिंग टू ब्रेड्स रूल, ब्रिजहेड पोजीशन पे कार्बोकेटाइन अनस्टेबल होता है, यानी कि ये भी क्या होगा, नहीं शो करेगा। तो इस तरह से ये मॉलिक्यूल्स हैं जो नहीं शो करते हैं। ठीक है, तो यानी कि अगर इस टाइप के मॉलिक्यूल हैं जहां पे, तो ये SN1 नॉट शो। अगर ये सबस्ट्रेट दिया है, ठीक, ये सबस्ट्रेट दिया है, इस टाइप का सबस्ट्रेट जहां पे अनस्टेबल कार्बोकेटाइन जनरेट हो रहा है, ये एंटी एरोमेटिक हो गया, ये 1 डिग्री होगा, हाईली अनस्टेबल, ये ब्रेड्स रूल के अकॉर्डिंग ये बनेगा ही नहीं, हाईली अनस्टेबल होगा। इसलिए इस तरह के अगर सबस्ट्रेट दिया हुआ है, SN1 का कंडीशन दिया हुआ है या जो भी दिया है, तो वहां पे SN1 रिएक्शन नहीं होगा। ठीक, कुछ अदर भी सबस्ट्रेट हैं जहां पे SN1 पॉसिबल है, जैसे जिसमें रिजोनेंस आ जाए, जनरेट हो जाए। जैसे एग्जांपल देखो, RCH2O, यानी कि लिविंग ग्रुप के जस्ट अल्फा पोजीशन पे क्या जुड़ा हो, हेटेरोएटम। अब ये ऑक्सीजन है, या इसी को अगर हम इस फॉर्म में लिखें, दूसरा आप मॉलिक्यूल ले लें, ये है। अगर इस फॉर्म में, अगर इसमें अगर तुम कार्बोकेटाइन देखोगे तो क्या बन जाएगा, ये RCH2O पे प्लस चार्ज। यहाँ पे देखो, ये अगर ब्रेक डाउन किया तो ये बना ये क्या है, ये जो पाई वो ये लोन पेयर है वो हाईली इससे रिजोनेंस स्टेबलाइज है, ये भी इससे हाईली रिजोनेंस स्टेबलाइज है। तो इस तरह का अगर सबस्ट्रेट है तो ये भी SN1 को फेवर करेगा। तो ये था सबस्ट्रेट के रिस्पेक्ट में कि कौन कौन से ऐसे सबस्ट्रेट हैं जो SN1 को फेवर करेंगे। तो जहां भी तुमको दिखे कि स्टेबल कार्बोकेटाइन जनरेट हो रहा है, वो क्या करेंगे, SN1 को फेवर करेंगे। नेक्स्ट है इसमें सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कैसे डिसाइड करेगा कि हमारा जो रिएक्शन होगा वो SN1 होगा कि SN2 होगा।
तो इसको देखो सॉल्वेंट के बारे में। तो फर्स्ट था हमारा सबस्ट्रेट, सेकेंड जो है वो है सॉल्वेंट। तो क्या करेंगे, लिखेंगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, polar protic solvent favor SN1 reaction because they ionize the substrate easily। जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स होते हैं वो क्या क्यों शो करते हैं SN1, क्योंकि ये सबस्ट्रेट को इजीली आयोनाइज करते हैं, बिकॉज दे आयोनाइज द सबस्ट्रेट इजीली। अब कैसे, सेकेंड पॉइंट इसमें देखो, ये फर्स्ट हुआ, सेकेंड देखो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट has high dielectric constant, dielectric constant। अब ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है, देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम डीसी से डिनोट कर रहे हैं। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है, तो इट इज द एबिलिटी ऑफ सॉल्वेंट, इट इज द एबिलिटी ऑफ सॉल्वेंट टू सेपरेट opposite charge, to separate opposite charge। मैंने बताया कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो है वो SN1 को फेवर कर रहा है, क्यों, क्योंकि वो इजिली आयोनाइज करते हैं इसको, सबस्ट्रेट को। अब इजिली आयोनाइज क्यों करते हैं, क्योंकि इनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो हाई होता है। अब हाई होता है यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है, तो इट इज द एबिलिटी टू सेपरेट अपोजिट चार्ज, यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी कि सॉल्वेंट का क्या है, प्रॉपर्टी है जो कि मेजर करता है कि वो अपोजिट चार्ज को किस तरह से, कितना उसके पास एबिलिटी है कि उसको सेपरेट कर दे। जिस सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा उसका क्या होगा, सेपरेटिंग पावर ज्यादा होगा, वो ज्यादा आयोनाइज करेगा। तो फॉर नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, हायर हायर द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट greater ability to ionize the substrate। यानी कि जिस सॉल्वेंट की हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उसकी ग्रेटर एबिलिटी होगा किसको, सबस्ट्रेट को आयोनाइज करने की। तो हम यहाँ पे कुछ लिस्ट आपको दे रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे सॉल्वेंट है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है और क्यों SN1 को फेवर करेंगे। तो इसमें हम एक टेबल बनाते हैं। तो टेबल में फर्स्ट हेडिंग हुआ सॉल्वेंट, फिर उनका केमिकल फॉर्मूला, एंड देन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट DC। तो फर्स्ट जो है, अगर हम फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट सॉल्वेंट हमारा क्या है, वाटर। इनका फॉर्मूला क्या होता है वाटर का, H2O। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो अप्रोक्सीमेट 81 के अराउंड होता है, 81। जो सेकेंड हमारा है वो है क्या, फॉर्मिक एसिड।
फॉर्मिक एसिड। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? HCOH, फॉर्मिक एसिड। इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो 59 होता है फॉर्मिक एसिड। जो थर्ड है वो हमारा है क्या है? मेथेनॉल। इसका जो फॉर्मूला होगा क्या होगा? CH3OH। इसी को हम लोग शॉर्टकट में भी लिखते हैं MEOH। तो इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो होता है 33। फोर्थ की बात करें, ये सब क्या है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। इथेनॉल, इथेनॉल इसका जो केमिकल फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा? CH3CH2OH, इथेनॉल। इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो होता है 24। फिफ्थ अगर हम बात करें तो एसिटिक एसिड। इसका जो फॉर्मूला होगा क्या हो जाएगा? CH3OH। और इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो होता है 6। तो आप देख सकते हो कि वाटर से फॉर्मिक एसिड, मेथेनॉल, इथेनॉल, एसिटिक एसिड, ये सब क्या है? प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट है। प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट यानी कि ये जो है पोलरिटी भी है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एबिलिटी भी है, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में भी देखो वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 81 है। यानी कि हमने बताया है कि जिसके पास जिस सॉल्वेंट की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा उसकी आयोनाइजिंग पावर ज्यादा होगा, वो सबस्ट्रेट को इजिली आयोनाइज करेगा। और जितने ज्यादा इजिली आयोनाइज हमारा सबस्ट्रेट होगा उतने जल्दी कार्बोकेटाइन बनेगा, और जितने जल्दी कार्बोकेटाइन बनेगा उतने फास्ट हमारा SN1 की रिएक्शन होगी। तो इससे ये प्रूफ होता है कि हमारा जो सॉल्वेंट है अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो वो क्या करेगा? SN1 को फेवर करेगा। तो हमारा ये पोलरिटी के बेसिस पे अगर देखा जाए तो बेस्ट सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? तो सबसे बेस्ट सॉल्वेंट हमारा H2O हुआ, देन हमारा फॉर्मिक एसिड हुआ, देन हमारा मेथेनॉल हुआ, MEOH इसको लिखते हैं, इथेनॉल हुआ, इसको ETOH लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और इसको एसिटिक एसिड बोलते हैं CH3COOH, ACOH भी इसको लिखते हैं। क्यों? ऑन द बेसिस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यदि पोलराइजिंग पावर देखो तो वाटर का सबसे ज्यादा, देन फॉर्मिक एसिड, मेथेनॉल, इथेनॉल, एसिटिक एसिड का सबसे पुअर। और एसिटिक एसिड जो है हम जनरली यूज नहीं करते हैं क्योंकि वो कुछ हमारे बॉडी पे भी इफेक्ट करता है। तो बेस्ट सॉल्वेंट क्या है? वाटर। तो अगर हम साइंस की बात करें तो रिसर्च ये कहता है कि हमारा जो कंडीशन है वो बेटर कब होगा? जब हमारा इजिली अवेलेबल मिले, चीपली हो और इको फ्रेंडली हो। SN1 के केस में हम मोस्ट ऑफ द टाइम देखोगे तो वाटर यूज करते हैं या मेथेनॉल या इथेनॉल का यूज करते हैं। फॉर्मिक एसिड भी यूज कर सकते हैं, ये एसिटिक एसिड का यूज नहीं होता है। अब देखो क्या होता है, पोलर सॉल्वेंट होने का रीजन जो होगा, पोलर सॉल्वेंट से क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, अगर हम पोलरिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा वाटर की है, फिर उसके बाद ये है ऑन द बेसिस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर हमारा सॉल्वेंट क्या है? पोलर है, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? यानी SN1 के रेट को फास्टर करेगा। तो हम लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे तो यहाँ पे देख सकते हो, हायर द polarity of solvent, higher the polarity of solvent, greater its ability to ionize the substrate
and faster will be SN1 reaction. Higher the polarity of solvent, greater its ability to ionize the substrate and faster will be SN1 reaction. कैसे, इसका एग्जांपल एक दिया, देखो ये है CH3 टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। इस टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का हमने रिएक्शन कराया 50% एक्वस C2H5OH इथेनॉल में, और दूसरा जो मैंने रिएक्शन का कंडीशन दिया वो 100% इथेनॉल। ठीक, 100% इथेनॉल, या 50% एक्वस इथेनॉल या 100% इथेनॉल, यानी 50% एक्वस यानी कि 50% मतलब हाफ ऑफ वाटर और इथेनॉल है। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81, इथेनॉल का 24, यानी कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना वो क्या बनेगा, देखो CH3 यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, OET, सेम प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे भी प्रोडक्ट जो है OET इथेनॉल, दोनों ही केस में इथेनॉल बना, ये प्रोडक्ट बना, ईथर बना। अब देखो ये जो रेट, ये जो रिएक्शन जो था वो 30,000 फास्टर था, किससे, इस रिएक्शन से। यानी कि अगर हम इसको डिनोट करें तो ये जो SN1 का जो रेट था, SN1 का जो प्रोसीजर था, फास्टर था, SN1 जो था वो 30,000 मोर फास्टर था इससे। क्यों? ड्यू टू द एक्वस इथेनॉल से। हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, फास्ट रिएक्शन होगा, जल्दी कार्बोकेटाइन जनरेट होगा, और जितने जल्दी कार्बोकेटाइन जनरेट होगा उतने SN1 फास्ट होगा। यानी कि ये जो रिएक्शन था वो 30,000 टाइम फास्टर था, किससे, इस वाले से। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि हमने पोलैरिटी बढ़ाया, सॉल्वेंट की पोलैरिटी को बढ़ाया। तो पोलैरिटी बढ़ाया तो क्या किया, आयोनाइजिंग एबिलिटी को बढ़ा दिया, किसके, सबस्ट्रेट को। इस सबस्ट्रेट का आयोनाइजिंग एबिलिटी बढ़ा, और जितने ज्यादा ये आयोनाइज होगा जल्दी, उतने ज्यादा रेट से कार्बोकेटाइन बनेगा, उतने जल्दी कार्बोकेटाइन बनेगा, और जितने जल्दी कार्बोकेटाइन बनेगा उतने फास्ट रिएक्शन होगा। यानी कि पोलैरिटी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो आपको ध्यान क्या देना है, अगर हमारा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दिया है, अगर 3 डिग्री एल्किल हैलाइड्स दिया है, या कोई सबस्ट्रेट ऐसा दिया है जहां पे स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो वहां पे हमेशा के लिए क्या होगा, SN1 का कंडीशन है। वहां पे हम SN2 के बारे में नहीं सोचेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें नेक्स्ट, इसमें है कुछ जो नेक्स्ट पॉइंट है, और क्या डिसाइडिंग फैक्टर है। तो थर्ड में हेडिंग डालो, concentration of nucleophile। ठीक, तो कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देयर इज नो इफेक्ट ऑफ concentration of nucleophile on SN1 रिएक्शन। तो SN1 की केस में अगर देखेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है, तो मैंने पहले ही बताया था कि फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, यानी कार्बोकेटाइन बनता है, देन उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो अब कार्बोकेटाइन बनना वो हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था, उसको हम कंसिडर करते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में। अब उसके बाद हमारा वीक न्यूक्लियोफाइल है या हमारा कंसंट्रेटेड है
कि कम न्यूक्लियोफाइल है यानी कि लेस कंसंट्रेटेड है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है हमारे किस पे, रेट ऑफ रिएक्शन पे। यानी कि हमारा केवल और केवल कार्बोकेटाइन का जो फॉर्मेशन है वो हमारा फर्स्ट स्टेप था, इसलिए न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन इज नॉट अफेक्ट द SN1 रिएक्शन। यानी कि न्यूक्लियोफाइल हमारा कंसंट्रेटेड है कि डाइल्यूटेड है, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ठीक, नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, देखो नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल का नेचर। तो जनरली ये देखा गया है कि जो वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, ओके, जैसे वाटर हुआ, मेथेनॉल हुआ, इथेनॉल हुआ, ये क्या करते हैं, SN1 को फेवर करते हैं। और जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं वो क्या होते हैं, SN2 को फेवर करते हैं। तो यहाँ लिख सकते हो कि वीक न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल फेवर SN1 रिएक्शन। यानी हमारा अगर न्यूक्लियोफाइल वीक है तो वो भी क्या करेगा, SN1 को फेवर करेगा। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का रोल ही क्या है, सेकेंड स्टेज में आता है, सेकेंड स्टेप में आता है। तो हमारा न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग हो, वीक है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी कि ये देखना होगा कि वीक न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो मोस्ट फेवर करेगा क्या, SN1 रिएक्शन को। फिफ्थ में है लिविंग ग्रुप। तो लिविंग ग्रुप की अगर हम बात करें, तो बेटर न्यूक्लियोफाइल, बेटर लिविंग ग्रुप, बेटर लिविंग ग्रुप फेवर SN1 रिएक्शन। यानी कि जो अगर लिविंग ग्रुप है वो बेटर लिविंग ग्रुप है, और लिविंग ग्रुप के मैंने डिटेल लेक्चर दिया था अपने पिछले सीरीज में। तो लिविंग ग्रुप अगर हमारा बेटर है तो जल्दी छोड़कर जाएगा सबस्ट्रेट को, उतने तेज रिएक्शन होगा। तो यदि बेटर लिविंग ग्रुप है, और बेटर लिविंग ग्रुप कौन होता है, जो लिविंग करने के बाद यानी छोड़ने के बाद वो खुद को स्टेबलाइज हो। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो ये R, ये आयोडाइड है, फर्स्ट ये हो गया। सेकंड देखो, ये क्लोराइड्स हैं, टर्शियरी क्लोराइड, ये ब्रोमाइड्स हैं, और फोर्थ ये फ्लोराइड्स। तो अगर लिविंग ग्रुप की एबिलिटी की बात करोगे तो सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप कौन सा होगा, तो मैंने बताया था कि लिविंग ग्रुप वो बेस्ट होता है जो आफ्टर डिपार्चर स्टेबलाइज्ड हो। और स्टेबलाइज्ड कौन होता है, अगर अगर हाइड्रोजन फैमिली की बात करोगे तो यहाँ पे अगर लिव करेगा तो आयोडाइड आयन बनेगा, यहाँ पे क्लोराइड आयन बनेगा, यहाँ पे ब्रोमाइड आयन लिबरेट होगा, और यहाँ पे क्लोराइड आयन लिबरेट होगा। यानी कि ये जो बनेगा, यहाँ पे आयोडाइड बनेगा, यहाँ पे क्लोराइड्स बनेंगे, और यहाँ पे ब्रोमाइड आयन निकलेगा, और यहाँ पे क्या निकलेगा, क्लोराइड आयन। तो चार्ज जिसका ज्यादा, जिस पर साइज ज्यादा, पोलराइजेबिलिटी ज्यादा, अब पोलराइजेबिलिटी जितनी ज्यादा उस, तो क्या करेगा, उस चार्ज को स्टेबलाइज करेगा। और चार्ज को स्टेबलाइज करने करेगा यानी कि निकलने के बाद जो नेगेटिव चार्ज आयोडीन पे आएगा वो मोर स्टेबलाइज होगा। इसलिए आयोडाइड आयन इज ए बेटर लिविंग ग्रुप देन ब्रोमाइड आयन एंड देन क्लोराइड आयन एंड देन क्लोराइड आयन। यानी कि जो ओवरऑल ऑर्डर हो जाएगा हैलोजन के केस में, तो बेटर लिविंग ग्रुप क्या होगा, आयोडाइड आयन, देन उसके बाद ब्रोमाइड आयन, देन उसके बाद क्लोराइड आयन, एंड देन इसके बाद क्लोराइड आयन। इसमें क्या है, इसमें रिएक्टिविटी पूछेगा। ये तीनों क्या होंगे, ये भी 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, ये भी 3 डिग्री, ये भी 3 डिग्री,
और ये भी 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जनरेट करेगा। तो अगर इसमें पूछता है कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर SN1 रिएक्शन, यानी कि SN1 का रेट क्या होगा, तो सबसे ज्यादा इसमें होगा क्योंकि ये सबसे पहले ब्रेक डाउन होगा, इसकी लिविंग एबिलिटी सबसे बेटर है, उसके बाद इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर आएगा, देन इसका, और सबसे लेस रिएक्टिव ये होगा। तो जितने बेटर हमारा लिविंग ग्रुप होगा उतने बेटर हमारा SN1 का रिएक्शन होगा। तो वही मैंने लिखा, बेटर द लिविंग ग्रुप फेवर SN1 रिएक्शन। जो बेटर लिविंग ग्रुप होगा वो SN1 को रिएक्शन को फेवर करेगा, और उसमें भी अगर जो सबसे बेटर होगा वो फास्टर फेवर करेगा। उसमें भी देखो, ये तो था हैलोजन फैमिली का लिविंग ग्रुप। अगर हम बात करें कुछ सुपर लिविंग ग्रुप, जैसे हमारा कुछ सबस्ट्रेट ऐसे दिया है, ये दूसरा अगर दिया है, ये है, अगर ये सबस्ट्रेट कुछ इस तरह से दिया हो, या सबस्ट्रेट इस तरह से दिया हो, आपको याद होगा अगर हम लिविंग ग्रुप पढ़ा रहे थे तो वहां पे मैंने इसका डिटेल बताया था। इसको क्या बोलते हैं, टोसाइलेट, इसको मैंने बताया था ब्रोसाइलेट, इसको नोसाइलेट, और ये ट्रिप्लेट। ठीक, तो इसमें ऑर्डर लिखाया था, तो सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप क्या है इन दोनों में, इन सब में ये होता है ट्रिप्लेट। ट्रिप्लेट के बाद हमारा ये होता है। अगर हम बात करें, अगर ये हम इसको हम डिनोट करें 1 2 3 4, ये 4 रिएक्शन दिया है। अगर SN वाटर से रिएक्शन कराना, वाटर मीडियम दे दिया है। अगर पूछता है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो, ऑर्डर क्या होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन के अगर ऑर्डर की बात करें तो जो सबसे बेटर लिविंग ग्रुप होगा, जो सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप होगा, वो जल्दी कार्बोकेटाइन बनाएगा, और जितने जल्दी कार्बोकेटाइन बनेगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन उतने फास्ट होगा। तो यहाँ पे देखो, ये सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप है इन सब में से। क्यों? क्योंकि यहाँ 3 फ्लोरीन एटम है, ये नेगेटिव चार्ज जो जनरेट होगा स्ट्रांगली, ये सल्फर यूनिट सब में कॉमन है, सब में कॉमन होने के कारण ये डायरेक्टली जो CF3 अटैच है, ये 3 फ्लोरीन हाई माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, और माइनस आई इफेक्ट शो करने के बाद ये नेगेटिव चार्ज जो डेवलप होगा यहाँ पे, वो इसको स्टेबलाइज करेगा। यानी कि सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप ये होगा, यानी कि जो रिएक्टिविटी ऑर्डर हो जाएगा सबसे बेस्ट फोर्थ रिएक्टिविटी शो करेगा SN1 का। उसके बाद ये यहाँ पे देखो, ये कॉमन फैक्टर है, ये भी कॉमन फैक्टर है। डिफरेंस कहाँ है, NO2 Br Me। NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, Br भी माइनस आई से इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ करता है, R से देता है। तो यहाँ पे हाईली NO2 है, क्या है, हाईली इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, यानी कि ये भी क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज को, यानी लिव करने के बाद जो नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा इसको स्टेबलाइज करेगा। यानी कि उसके बाद अगर रिएक्टिविटी की बात करोगे तो उसके बाद रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा, थर्ड का हो जाएगा। यहाँ पे Me इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये डिस्टेबलाइज करेगा, यानी कि ये क्या है, इसके बाद हमारा ये हो जाएगा सेकेंड, और ये हो जाएगा फर्स्ट। तो अगर SN1 की रिएक्टिविटी की बात करें तो ये वाला सबसे ज्यादा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इसको क्या बोलते हैं, टोसाइलेट, ब्रोसाइलेट, नोसाइलेट, ट्रिप्लेट। ये देखो, ये जब ब्रेक डाउन होगा तो यहाँ से 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। अगर ये ब्रेक डाउन होगा तो यहाँ से ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज। ये जो ब्रेक डाउन हो रहा है तो यहाँ पे भी देखो, ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है। तो तीनों ही केस में क्या बन रहा है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबस्ट्रेट का बन रहा है, SN1 फेवर करेगा, और SN1 फेवर करेगा। अब उसमें हम देखेंगे कि जो सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप है वो सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्शन शो करेगा। तो जितने ज्यादा बेटर लिविंग ग्रुप होगा उतने बेटर, यानी उसमें फास्टर SN1 की रिएक्शन होगी। नेक्स्ट इसमें है, ये तो था लिविंग ग्रुप का।
नेक्स्ट है रोल ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट करता है? तो नेक्स्ट जो होगा 6 है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट जो है अगर हम रिएक्शन कंडीशन में ऐड करते हैं तो क्या इफेक्ट डालता है SN1 के केस में? तो देखो जनरली जैसे ये मेरा एक सबस्ट्रेट है RH, यहाँ पे H है, यहाँ X है, ठीक, वाटर दे दिया है या सॉल्वेंट कुछ भी दिया है। अब यहाँ पे देखो क्या बन रहा है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। जब ये ब्रेक डाउन होगा तो ये RH 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, और 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा यानी कि रिएक्शन क्या होगा, SN1 नहीं होगा, SN2 होगा, ठीक। तो ये SN2 रिएक्शन होगा, यानी कि अगर ये कंडीशन दिया है तो ये क्या हो जाएगा, कार्बोकेटाइन ना बन के क्या होगा, SN2 के फॉलो करेगा, क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल है, तो ये SN2 पाथवे को फॉलो करेगा क्योंकि 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है। अब देखो क्या कर कंडीशन, अगर हम इसी कंडीशन में हमने AG या लेड का साल्ट ऐड कर दिया, ये SN2 का कंडीशन है क्योंकि यहाँ 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, अनस्टेबल होगा, SN1 होगा नहीं, यानी SN2 का कंडीशन है। यदि हमने एक्वस AgOH डाल दिया या लेड डाल दिया, लेड का साल्ट डाल दिया, तो जैसे ही हमने इस लेड को साल्ट को डाला तो यहाँ पे 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा था, तो इस केस में जो बनेगा कार्बोकेटाइन वो स्टेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो क्या होगा, जैसे ही सिल्वर साल्ट को ऐड किया, ये सिल्वर साल्ट, अगर हम इसको यहाँ ऐसे लिखते हैं, ये सिल्वर का प्लस जो वैकेंट ऑर्बिटल है, ये X को क्या करेगा, तुरंत अपने पास खींच लेगा। यानी कि हमारा जो SN1 का प्रोसीजर क्या था, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो ये कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा था, अगर बन भी रहा था तो हाईली अनस्टेबल है, स्लो प्रोसेस है, रिएक्शन फिजिबल नहीं था। यहाँ पे जैसे ही हमने लेड को साल्ट या सिल्वर का साल्ट ऐड किया तो ये क्या करेगा, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स है, ये वैकेंट ऑर्बिटल्स होने के कारण इसके जो लिविंग ग्रुप है, इसका जो लोन पेयर है, तुरंत इसके वैकेंट ऑर्बिटल में स्नैच हो जाएगा, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन तुरंत इसके वैकेंट ऑर्बिटल में फिल कर देगा, और जब फिल करेगा तो इसकी पोलरिटी बढ़ जाएगी, और इस बॉन्ड की जब पोलरिटी बढ़ जाएगी तो वो अपने आप ब्रेक कर जाएगा, यानी कि पोलरिटी इंड्यूस हुआ, बॉन्ड वीक होगा, इजिली ब्रेक होगा। यानी कि इस केस में हमारा 1 डिग्री कार्बोकेटाइन तो बना, बट वो किसके प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, लेड या सिल्वर के प्रेजेंस में। तो अगर लेड और सिल्वर है, यदि 2 डिग्री या 1 डिग्री का एल्किल हैलाइड्स दिया हुआ है, उससे बन सकता है, तो वहां उस केस में भी क्या होगा, SN1 फेवर करेगा। इस केस में भी जो प्रोडक्ट बनेगा, यदि H2O दिया है कंडीशन, तो ये CHOH, तो ये भी SN1 को फॉलो करेगा, SN1 रिएक्शन को ये फॉलो करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि जो कैटलिस्ट है वो स्टेबलाइज कर रहा है किसको, इस एल्किल हैलाइड्स को, यानी कि ये क्या कर रहा है, इसको पोलराइज करके तुरंत कार्बोकेटाइन जनरेशन में हेल्प कर रहा है। तो कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट accept the lone pair electron of the living group and polarize the substrate molecule, therefore carbocation will easily form। तो कार्बोकेटाइन क्या होगा, इजिली फॉर्म होगा, ये कैटलिस्ट क्या करेगा, पोलराइज कर देगा। अब जैसे मान लो कि ये RCH2X है, इस पर क्या है, लोन पेयर है, ठीक, इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा, अब जैसे ही हमने सिल्वर साल्ट को ऐड किया Ag+, ये तुरंत लोन पेयर इसमें ट्रांसफर करेगा, इसके कहाँ पे, वैकेंट ऑर्बिटल्स में। तो ये ट्रांजिशन स्टेट जनरेट होगा, ये RCH2 ये X
तो ये देखो यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे माइनस चार्ज, और इस तरह से ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज जो इस पर लोन पेयर था उसमें ट्रांसफर कर दिया। अब ये बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड इनके बीच बन रहा है, AgX के फॉर्म में बाहर निकलेगा और ये बॉन्ड पोलराइज होते जा रहा है। यानी कि अब तीसरे कंडीशन में क्या होगा, ये जो होगा RCH2 इजिली ब्रेक होगा और ये AgX के फॉर्म में निकल जाएगा। यानी कि Ag ले लो, सिल्वर ले लो, तो क्या कर रहा है, इस लोन पेयर होने के कारण, इस लिविंग ग्रुप के लोन पेयर होने के कारण ये अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन तुरंत इसके वैकेंट ऑर्बिटल में क्या करता है, ट्रांसफर करता है। और जैसे ही ट्रांसफर करेगा इस बॉन्ड की पोलरिटी इंड्यूस हो जाएगी, और पोलरिटी इंड्यूस हो जाएगी तो कार्बोकैटायन इजिली बन जाएगा, और कार्बोकैटायन इजिली बन गया यानी कि रिएक्शन SN1 को फॉलो करेगा। ओके, तो ये था फैक्टर डिसाइडिंग SN1 और SN1 रिएक्शन का। नेक्स्ट इसी में है कुछ नोट्स है जो आपको ध्यान रखना है। कुछ नोट्स है जो आपको दिमाग में रखना है। तो फर्स्ट जो है SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है, इंडोथर्मिक। SN1 रिएक्शन इज इंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। SN1 रिएक्शन इंडोथर्मिक भी होता है और एक्सोथर्मिक भी होता है। ठीक, कैसे, तो देखो ये RX था, फर्स्ट स्टेज में सॉल्वेंट लिया था। ठीक, तो सॉल्वेंट क्या करता है, इसको आयोनाइज करता है, इसको चारों तरफ हाइड्रेट करता है, और इससे जो एनर्जी रिलीज होती है, यानी कि सॉल्वेंट क्या कर रहा है, इसको एनर्जी दे रहा है सबस्ट्रेट को सॉल्वेटेड आयन से। अब ये एनर्जी दे रहा है यानी कि रिएक्शन में एनर्जी देना, यानी कार्बोकेटायन बन रहा है, ब्रेक हो रहा है, और ये X लिबरेट हो रहा है। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, तो इसमें देखो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन इज एन endothermic process. Endothermic process. Formation of carbocation is an endothermic process because energy required to break the CX bond. इस CX बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, यानी RX बॉन्ड को। इसलिए ये क्या है, इंडोथर्मिक है। दूसरा क्या है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ड्यूरिंग attack of nucleophile bond is formed between carbocation and nucleophile. Therefore, energy is released. So, it is an exothermic process. तो ये इंडोथर्मिक भी होता है और एक्सोथर्मिक भी प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये था। सेकेंड नोट में देखो, अगर हम सेकेंड नोट की बात करें,
सेकेंड की अगर हम बात करें, SN1 रिएक्शन इज नॉन स्टीरियोस्पेसिफिक, नॉन स्टीरियोस्पेसिफिक एंड नॉन स्टीरियोसेलेक्टिव। यानी SN1 रिएक्शन क्या होता है, नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक होता है एंड नॉन स्टीरियो सेलेक्टिव होता है। अब नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक और नॉन स्टीरियो सेलेक्टिव का मतलब, अगर हम बात करें नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक, तो नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब होता है कि अगर जो हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कोई पर्टिकुलर आइसोमर तो नहीं बन रहा है, ठीक। तो यहाँ पे तो ऐसा होता नहीं है, यहाँ पे तो रेसमाइजेशन होता है, ठीक, रेसमिक मिक्सचर भी बनता है और इन्वर्जन भी होता है। तो एक पर्टिकुलर आइसोमर तो नहीं बन रहा है, इसलिए नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक हुआ। दूसरा नॉन स्टीरियो सेलेक्टिव। स्टीरियो सेलेक्टिव का मतलब होता है कि अगर हमारे रिएक्शन में दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक, अगर रिएक्शन में दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक मेजर बनेगा और एक माइनर बनेगा। तो जो मेजर बनेगा हम उसको बोलते हैं कि मेजर प्रोडक्ट हुआ, यानी कि वो स्टीरियो सेलेक्टिव हुआ। अगर वो स्टीरियो आइसोमर है, वो प्रोडक्ट क्या हो रहा है, स्टीरियो आइसोमर बन रहा है। तो अगर एक मेजर बना एक माइनर बना, तो वहां पे हम स्टीरियो सेलेक्टिव कंसेप्ट को यूटिलाइज करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि SN1 रिएक्शन में क्या है, प्रोडक्ट हमारा एक ही बन रहा है, तो यहाँ पे कोई हमारा स्टीरियो सेलेक्टिव का कंसेप्ट यूटिलाइज नहीं होता है। इसीलिए बोला जाता है कि जो SN1 रिएक्शन होता है वो नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक एज वेल एज नॉन स्टीरियो सेलेक्टिव होता है। ओके, थर्ड पॉइंट देखो नोट में, सिंस SN1 reaction passes through formation of carbocation intermediate therefore rearrangement of carbocation is possible। अब इसमें क्या है कि अगर हमारा कार्बोकेटाइन बन रहा है, सबस्ट्रेट है, कार्बोकेटाइन बना, फर्स्ट स्टेप में हमने कार्बोकेटाइन जो बनाया वो 1 डिग्री बना या 2 डिग्री बना। अगर उसमें हम देखेंगे कि अगर हम उसमें मेथाइल शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट, बेंजाइल शिफ्ट अगर हम करते हैं, तो यदि वो 1 डिग्री 2 डिग्री में कन्वर्ट हो जाए या 2 डिग्री 3 डिग्री कन्वर्ट हो जाए, तो वहां पे भी हमारा SN1 रिएक्शन होगा। तो हम डिटेल जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहां पे हम उसको कंसिडर करेंगे कैसे ये होता है। और पिछले लेक्चर में मैंने आपको इसके बारे में डिस्कस भी किया था कि कैसे एक रीअरेंजमेंट होता है, यानी कैसे कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट होता है। ओके, तो ये था कि SN1 रिएक्शन एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक होता है, नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक, नॉन स्टीरियो सेलेक्टिव होता है, कार्बोकेटाइन के थ्रू पास करता है, तो कार्बोकेटाइन की रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो सकता है या होता है, ठीक। इसी में नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो अगर हम इसका समरी डिटेल स्टडी करें तो देखो, तो हेडिंग डालो समरी ऑफ SN1 रिएक्शन। इससे क्या होगा कि आपको एक जगह मिलेगा क्या, कॉन्साइज मैनर में आप जब स्टडी करोगे, एक बार इसको अगर एग्जाम में अगर जा रहे हो तो एक बार इसको आप उलट कर देख लोगे, तो आपको ये सारा चीज कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, दिमाग में फिट हो जाएगा। अब देखो, हमने लिखा समरी ऑफ SN1 रिएक्शन, तो जितने भी हमने पढ़ा है, तो हमने SN1, ठीक, ये SN1 लिखा,
ठीक, SN1 रिएक्शन है, SN1 रिएक्शन। ओके, तो जो फर्स्ट है वो क्या हो जाएगा, SN1 जो रिएक्शन होता है, जो रेट होता है, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, यानी कि जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन, यानी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। दूसरा पॉइंट देखो, इसमें क्या हो जाएगा, यूनिमोलिकुलर, यूनिमोलिकुलर, यानी कि मॉलिकुलरिटी जो होगा वो 1 होगा, यूनिमोलिकुलर। थर्ड देखो क्या हो जाएगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर करेगा। फोर्थ की बात करें तो ये क्या होता है, टू स्टेप प्रोसेस होता है, टू स्टेप प्रोसेस होता है, जिसमें फर्स्ट जो होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, और फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन जो होता है वो क्या होता है, स्लो स्टेप होता है, और स्लो स्टेप होने के कारण ये क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। सेकंड जो होता है वो क्या होता है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, जो कि क्या होता है, फास्ट रिएक्शन होता है। ठीक, फोर्थ पॉइंट देखो क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन कार्बोकेटाइन, यानी कि कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट जो होगा इसमें क्या होगा, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, नेक्स्ट देखो जो सबस्ट्रेट की रिएक्टिविटी होगी वो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, ये जो होगा रिएक्टिविटी ऑर्डर, यानी कि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। नेक्स्ट जो होगा बेटर लिविंग ग्रुप फेवर SN1 रिएक्शन। ठीक, SN1 is also known as solvolysis or hydrolysis। SN1 is also known as solvolysis और hydrolysis। तो देखो रेट जो है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, यूनिमोलिकुलर होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, 2 स्टेप प्रोसेस होता है। फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन जो कि स्लो स्टेप होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। सेकेंड स्टेप होता है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, फर्स्ट स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन होता है इसमें, इसलिए यहाँ रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे 3 डिग्री एल्किल है, 2 डिग्री एल्किल है, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है।
रिएक्टिविटी ऑर्डर है, ठीक। बेटर लिविंग ग्रुप फेवर SN1 रिएक्शन को फॉलो करेगा। SN1 रिएक्शन को आल्सो नोन एज सॉल्वोलिसिस और हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। और यहाँ पे 2 ट्रांजिशन स्टेट यानी कि 3 ट्रांजिशन स्टेट बनता है। ये जो है वो आपको एग्जाम मतलब जेईई एडवांस लेवल के एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि कितने ट्रांजिशन स्टेट बनता है, तो 3 बनता है। यदि स्टेट बोर्ड की बात करोगे तो वहाँ पे 2 ट्रांजिशन स्टेट को उन्होंने कंसीडर किया है, जो कि मैंने मैकेनिज्म में बताया है, ठीक है। तो अगर जेईई एडवांस है तो ये 3 ट्रांजिशन स्टेट को दिखाएगा, क्योंकि वहाँ डिटेल हमने मैकेनिज्म दिया था कि 3 ट्रांजिशन स्टेट कब कब आता है। और यदि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो 2 ट्रांजिशन स्टेप आता है, ट्रांजिशन स्टेप आता है। ये सब क्या है, SN1 का एक हमने समरी दिया, जो अगर आप समरी इसको पता है, समरी को अगर आप याद करते हो तो आपको SN1 को आइडेंटिफाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो ये था ओवरऑल SN1 के बारे में। नेक्स्ट जो लेक्चर हम देखेंगे उसमें हम कुछ एग्जाम्पल देंगे और उससे हम आपको और डेप्थ में ले जाएंगे कि कैसे हम SN1 को प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं।